हाइड्रोसील पुरुषों में लिंग के पीछे एक थैलीनुमा संरचना होती है स्किन की, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। हिंदी में इसे हम अंडकोश कहते हैं। जब इस अंडकोश के अंदर मतलब स्क्रोटम के अंदर एक प्रकार का तरल पदार्थ भर जाता है, मतलब एक प्रकार से पानी भर जाता है, तो इस कंडीशंस को हम हाइड्रोसील कहते हैं। हाइड्रोसील की वजह से पुरुषों के स्क्रोटम या जो अंडकोश होते हैं उनमें सूजन आ जाती है और हैवीनेस लगने लगती है और उसका आकार बड़ा लगने लगता है। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोसील की समस्या किन लोगों को हो सकती है। वैसे तो हाइड्रोसील की समस्या किसी भी एज में होती है, चाहे वो ओल्ड एज हो, बुजुर्ग हो, उनको हाइड्रोसील की दिक्कत हो सकती है, यंग एज में भी हाइड्रोसील की दिक्कत हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा यह बच्चों में होती है, वह भी नवजात शिशुओं में। जब बच्चे पैदा होते हैं तो करीब 10% बच्चे, 100 में से 10 बच्चे जो हैं वह हाइड्रोसील की समस्या को लेकर ही पैदा होते हैं। लेकिन उनकी यह समस्या जब बच्चे 1 से 1.5 साल या 2 साल तक होते हैं तो यह समस्या खुद ब खुद ठीक हो जाती है और अंडकोश के अंदर का जो तरल पदार्थ होता है वह स्किन के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोसील कितने प्रकार का होता है। देखिए, हाइड्रोसील 2 प्रकार का होता है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील। लेकिन इस 2 प्रकार के हाइड्रोसील को जानने के लिए हमें थोड़ी सी पैथोलॉजी समझनी पड़ेगी। असल में होता क्या है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस समय उसके जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होती है। तो ये जो टेस्टिस होते हैं, जब गर्भस्थ शिशु होता है, गर्भ के अंदर जब बच्चा होता है तो उस समय जो ये टेस्टिस होते हैं स्क्रोटम में ना होकर एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी एक ऐसा स्पेस होता है पेट के अंदर जिसमें किडनी, लंग्स, स्प्लीन, पेनक्रियाज जैसे विसराज ऐसे अंग रहते हैं और उनमें लुब्रिकेंट करने के लिए एब्डोमिनल कैविटी में तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, पानी जैसा उसमें रहता है। अब क्या होता है कि बच्चे के जो टेस्टिस और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, एक कनेक्टिंग बनी होती है जिसके लिए एक मेम्ब्रेन जिम्मेदार होती है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्रोसेसस वेजिनेलिस। तो इस प्रकार की मेम्ब्रेन से टेस्टिस का कॉन्टैक्ट, टेस्टिस का कम्युनिकेशन एब्डोमिनल कैविटी से होता है। तो माँ के गर्भ के समय लगभग 25वें महीने से 25वें सप्ताह से लेकर 35वें सप्ताह के बीच में, मतलब 6ठे महीने से लेकर 9th मंथ के बीच में ये जो टेस्टिस होते हैं इसी प्रोसेसस वेजिनलिस नाम की झिल्ली से होते हुए नीचे स्क्रोटम में स्लाइड डाउन हो जाते हैं, मतलब नीचे स्क्रोटम में आ जाते हैं। लेकिन जब यह टेस्टिस नीचे स्क्रोटम में आ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो प्रोसेसस वेजिनलिस की जो ओपनिंग होती है वह बंद हो जाती है। आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि यह नॉर्मल कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रोसेसस वेजिनलिस की जो ओपनिंग होती है वह बंद हो जाती है। मैंने इसमें लिखा है क्लोज ट्रैक्ट के नाम से, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किन्हीं परिस्थितियों में जब टेस्टिस इस प्रोसेसस वेजिनलिस के द्वारा जब नीचे को लाए जाते हैं, स्क्रोटम में लाए जाते हैं, तो ये जो झिल्ली होती है यह इसकी ओपनिंग, इसका जो छेद होता है वो बंद नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एब्डोमिनल कैविटी का जो तरल पदार्थ होता है, जो पानी जैसा होता है, वह भी टेस्टिस के साथ साथ नीचे स्क्रोटम में आ जाता है, अंडकोश के अंदर भर जाता है और इस प्रकार से हाइड्रोसील की कंडीशंस बनती है। और दूसरे प्रकार में क्या होता है, जो ये तो है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील्स की समस्या। अब जो दूसरे प्रकार का होता है, जो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील में क्या होता है कि जब ये जो टेस्टिस जो होते हैं यह प्रोसेसस वेजिनलिस के थ्रू जब नीचे आ जाते हैं तो उसके साथ साथ में एक तरल पदार्थ भी, एब्डोमिनल कैविटी का तरल पदार्थ नीचे आ जाता है। लेकिन उसके बाद जो प्रोसेसस वेजिनलिस की जो ओपनिंग होती है वह भी बंद हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, प्रोसेसस वेजिनलिस की ओपनिंग बंद तो हो गई है, लेकिन जब टेस्टिस नीचे आते हैं तो उसी समय एब्डोमिनल कैविटी का एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वह नीचे आ जाता है और इस प्रकार से हाइड्रोसील की समस्या बन जाती है। इस प्रकार के जन्मे हुए बच्चों में जब नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसील की जो दिक्कत होती है, यह 1-1.5 साल के बाद में, लगभग 2 साल के अंदर में यह जो पानी जो नीचे आ गया होता है, यह पानी अपने आप ही स्किन के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है और इस प्रकार से हाइड्रोसील की समस्या लगभग खत्म हो जाती है। अब यह तो बात की मैंने बच्चों के केस में, लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि बच्चों में इस प्रकार से हाइड्रोसील होता है तो लेकिन एडल्ट्स में, जो बुजुर्ग लोग होते हैं या जो युवा लोग होते हैं, उनमें हाइड्रोसील की दिक्कत समस्या क्यों बन जाती है। उसके भी कुछ कारण हैं। क्या होता है कि उसमें जो सबसे मोस्ट कॉमन कारण है कि यदि स्क्रोटम में किसी प्रकार की चोट लग जाए, अंडकोश में किसी प्रकार की चोट लग जाए, तो उसकी वजह से भी अंदर
पस, मवाद या इस प्रकार का कोई लिक्विड उसमें भर सकता है और हाइड्रोसिल की समस्या बन सकती है। इसके अलावा यदि कोई अंडकोश के अंदर इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन हो जाए, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से भी हाइड्रोसिल की समस्या बन जाती है। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोसिल के लक्षण क्या होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हाइड्रोसिल में अंडकोश में पानी भर जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब अंदर पानी भर जाता है तो अंडकोश का जो साइज होता है वह बड़ा हो जाएगा, उसमें सूजन आ जाएगी और इसके साथ ही पेशेंट को डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। पेशेंट्स को यदि हाइड्रोसिल की दिक्कत है तो उसे असहजता लगेगी, चलने में, बैठने में, भागने में, दौड़ने में उसको एक अजीब सा लगेगा, एक हैवीनेस जैसी उसको फीलिंग होगी, उसको अपने अंदर अंडकोश में भारीपन महसूस होगा। यदि हाइड्रोसिल की समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज हो गया है स्क्रोटम का या अंडकोश का, तो उसकी वजह से पेन भी प्रोड्यूस हो सकता है, पेशेंट को पेन फील हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोसिल्स की जांच कैसे होती है, किस प्रकार से पता चलेगा कि हमको हाइड्रोसिल है या डायग्नोसिस क्या है, क्योंकि हाइड्रोसिल में वेरिकोसिल्स के जैसे ही सूजन हो सकती है। तो फिजिकल एग्जामिनेशंस के द्वारा हाइड्रोसिस का पता लगा सकता है। मतलब जैसे यदि आपको इस प्रकार की कोई दिक्कत है, आप अपने चिकित्सक को दिखाते हैं, तो चिकित्सक अपने हाथों से अंडकोशों को छू के हाइड्रोसिल का पता लगा सकता है। एक टॉर्च के द्वारा उसमें लाइट डालकर पीछे से, जो अंडकोश होते हैं उसके पीछे से लाइट डाली जाती है और सामने से देखने पे भी जो स्किन के अंदर का जो पानी होता है अंडकोश के अंदर का, वह रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उससे भी हाइड्रोसिल का पता लग जाता है। मोस्ट केसेस में हाइड्रोसिस का पता जो है फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा ही लगा लिया जाता है, लेकिन पेल्विक अल्ट्रासाउंड्स के द्वारा भी इसका कंफर्मेशन किया जा सकता है और सीटी स्कैन के द्वारा भी हाइड्रोसिल्स का हम पता लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोसिल्स का हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, हाइड्रोसिल से हम कैसे बच सकते हैं। तो चूंकि मैंने कहा कि यह एक तो कंजेनाइटल होता है, मतलब जन्म के समय ही हाइड्रोसिल्स की दिक्कत होती है बच्चों को, उसमें तो कोई रोकथाम का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं उनका जो मेन कारण होता है इंजरी, या जो क्या कहते हैं वेट लिफ्टिंग होता है, इंजरी की वजह से हाइड्रोसिल्स की जो दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए हम बचाव कर सकते हैं। जैसे यदि आपका काम कुछ ऐसा है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा भागना हो, दौड़ना हो, या फिर आप स्पोर्ट्स खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो जिसमें चोट लगने का खतरा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आप एथलेटिक्स कप पहन के, अपने एथलेटिक्स कप्स को पहनकर अपने अंडकोशों की सुरक्षा कर सकते हैं, इंजरी से बच सकते हैं और इस प्रकार से होने वाले हाइड्रोसिल्स को से आप बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके इलाज की। क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं, तो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में ही बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हाइड्रोसिल्स के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं। सिम्टम्स सिमिलरिटी के बेस पे इसमें मेडिसिन दी जाती हैं। तो जो भी मैं मेडिसिन बताऊंगा वह सिम्टम्स, अगर यदि आपके मैच होते हैं तो आप इस प्रकार की मेडिसिन लेते हैं तो आप डेफिनेटली हाइड्रोसिल्स की समस्या से निजात पा सकते हैं। यदि आपको हाइड्रोसिल की दिक्कत चोट लगने के बाद हुई, आपके अंडकोशों में चोट लगी है उसके बाद में दिक्कत हुई है, तो आपके लिए दो मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। या तो आप आर्निका लें, आर्निका 30 सुबह शाम 2 टाइम, या फिर आप सैम्बुकस नाइगरा की मेडिसिन ले सकते हैं होम्योपैथिक, सुबह शाम, वही सैम्बुकस नाइगरा 30 सुबह शाम, सुबह 1 बूंद, शाम को 1 बूंद, 1 हफ्ते तक लगातार लेते हैं तो आपका इस प्रकार का हाइड्रोसिल ठीक हो जाता है। यदि आपको हाइड्रोसिल की समस्या भारी वेट लिफ्टिंग करने की वजह से हुई है, बहुत ज़्यादा वजन उठाने की वजह से आपको हाइड्रोसिल की समस्या हुई है, तो इस प्रकार के हाइड्रोसिल्स के लिए रस्टॉक्स 30 बहुत अच्छा काम करती है। रस्टॉक्स 30 की सुबह शाम 1 बूंद 10 दिन तक लगातार लेने से आप देखेंगे कि आपकी हाइड्रोसिल्स की समस्या काफ़ी ठीक हो गई है। इसे ऐसे ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि किसी पेशेंट्स को हाइड्रोसिल्स की समस्या गोनोरिया के बाद हुई हो, गोनोरिया इन्फेक्शंस के बाद हाइड्रोसिल्स की दिक्कत हुई है। गोनोरिया इन्फेक्शन एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। यदि आपको इसके बारे में जानना है तो मैं आई लिंक का बटन दे दूंगा ऊपर, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो यदि किसी पेशेंट्स को गोनोरिया के बाद में हाइड्रोसिल्स की समस्या हुई हो तो उसके लिए फॉस्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। फॉस्फोरस 200 की 1 बूंद 3 दिन तक लेनी है और उसके बाद 10 दिन के बाद में फिर 3 दिन तक ऐसे ही रिपीट करनी है। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार के हाइड्रोसिल्स को जड़ से खत्म हो जाता है फॉस्फोरस लेने से। यदि हाइड्रोसिल्स की समस्या किसी पेशेंट्स को किसी स्किन इरप्शंस के सप्रेशंस के बाद हुई हो, मतलब हाइड्रोसिल होने से पहले यदि पेशेंट को बॉडी में या जेनिटल ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा दांत, खास, खुजली ऐसी समस्याएं हुई हो जिसके लिए उसने बहुत ज़्यादा क्रीम, इंजेक्शंस या ट्यूब या ऑइंटमेंट्स का यूज़ किया है, वह तो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद में हाइड्रोसिल्स की समस्या हुई है, तो इस प्रकार के हाइड्रोसिल्स के लिए कैलकेरिया कार्ब 30 बहुत अच्छा काम कर सकती है। सुबह और शाम 1-1 बूंद 1 हफ्ते तक लेने से आप देखेंगे कि बहुत फ़ायदा होगा। यदि पेशेंट्स को हाइड्रोसिल लेफ्ट साइडेड
बाएं अंडकोश में हाइड्रोसिस की दिक्कत है तो रोडोडेंड्रॉन बहुत अच्छा काम कर सकती है। इसके अलावा ग्रेफाइटिस 30 भी बहुत अच्छा काम करती है। तो इनमें से किसी भी एक मेडिसिन की 30 लेनी है। सुबह शाम एक एक बूंद 1 हफ्ते तक लेंगे तो देखेंगे कि हाइड्रोसिस में काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। और यदि हाइड्रोसिस के साथ में आपकी बॉडी में गांठें बनने की टेंडेंसी है या फिर आपको पहले कभी ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री रही हो, आपकी फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री रही हो, तो इस प्रकार से हाइड्रोसिस होने पे यदि आप साइलेसिया 200 लेते हैं 1 हफ्ते में 1 बूंद सुबह खाली पेट लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी हाइड्रोसिस की समस्या जड़ से ठीक हो जाती है। और यदि हाइड्रोसिस में जब आप चिकित्सक को दिखाते हैं या कोई पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं, पेल्विक अल्ट्रासाउंड करते हैं तो रिपोर्ट्स में आता है कि आपको हाइड्रोसिस जो है मल्टी लोक्यूलर सिस्ट की वजह से है। तो मल्टी लोक्यूलर सिस्ट की वजह से बनने वाले हाइड्रोसिस के लिए एपिस मेलिफिका बहुत अच्छा काम करती है। एपिस मेलिफिका 200 की 1 ड्रॉप रोज सुबह खाली पेट लेंगे 1 हफ्ते तक तो आप देखेंगे कि आपका हाइड्रोसिस काफ़ी अच्छा हो चुका है, आराम मिल चुका है। यदि आराम मिलता है तो इस मेडिसिन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक होने तक। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आपको मुझसे सीधे बात करनी है, कांटेक्ट करना है तो आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में कॉल मी फॉर ऐप नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पे मेरे नाम से डॉक्टर प्रीति पांडे के नाम से मुझे सर्च करके मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।